ऑडिबल्स। अच्छा, आज जो है हमारे पास वो है 12 सितंबर 2022। तो आज हम डॉक्टर मलिया लोधी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओपिनियन करने लगे हैं और इसका उन्वान है कोलिजन और कोएग्जिस्टेंस। आगे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, सवालिया निशान है। अब किस हवाले से ये ओपिनियन है? बेसिकली ये यूएस और चाइना के जो ताल्लुकात हैं उनको लेके ये ओपिनियन है और उस हवाले से पूछा गया है। कोलिजन कोलिजन होता है तसादुम, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या मुराद है कि जी जब आपके ताल्लुकात ठीक ना हो, कोलिजन हो, तसादुम हो, और कोएग्जिस्टेंस या दोनों मिलकर साथ चल सकते हैं। अब सवाल पूछा है, ठीक है, कि क्या यूएस और चाइना का आपस में क्या है, क्लैश होगा, तसादुम होगा और कोएग्जिस्टेंस, या वो दोनों मिलके चल सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है सुपर पावर जब कोई अमेरिका को खतरा ही चाइना से ये है कि जी हमसे ये क्या है आगे जा रहा है। अब हम आगे देखेंगे किस तरीके से जो है ना अमेरिका ने ऐसे स्टेप्स उठाए हैं कि जिसकी वजह से जो है ना वो चाइना ना खुश है। उन सारों को देखेंगे और इसमें जो दो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बतानी है कि देखें, जब आपने किसी हरीफ को कमज़ोर करने लगते हो तो आप क्या है दूसरों को ज़्यादा पावरफुल करते हो, और उस हवाले से जो दो पैक्ट का जिसमें यहाँ पे जिक्र किया है वो भी हम आगे जाके डिटेल से देखेंगे। उसमें एक हमारे पास ऑकस है और एक हमारे पास क्वाड है, ठीक है। इस दोनों पे हम डिटेल से एडिटोरियल कर चुके हैं, बाकी आएगा तो उसको डिटेल से भी देख लेंगे, ठीक है। तो कोलिजन और कोएग्जिस्टेंस के क्या ये चल सकते हैं? बेसिकली ये पूछा गया है कि ये चल सकते हैं एक साथ नहीं। दोनों जो आप कह लें बड़ी ताकतें हैं। अच्छा, अब बाकी ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप नंबर लिखा हुआ है, किसी ने डेली हमारा एडिटोरियल वीडियो ग्रुप ज्वाइन करना हो तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। रोज़ हम रात को एक एडिटोरियल वीडियो ज़रूर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसका मेन देख लेते हैं। पॉइंट ये है क्या यहाँ पे, एक लाइन में पूरे ओपिनियन को समराइज करें तो वो हमारे पास है: The world's most consequential relationship between the US and China needs to be managed responsibly। ठीक है, उन्होंने कहा ये दुनिया का मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप है। इसका क्या मतलब होता है? ऐसा ताल्लुक जिसके क्या है बड़े असरात होंगे कि अगर ये दोनों के नहीं आपस में बनती, क्लैश होता है, कॉन्फ्रंटेशन होती है तब भी, और आपस में अगर ये लोग क्या है कोएग्जिस्ट कर भी जाते हैं तो भी, तो क्या है बड़ी अहमियत होगी। किन दो ममालिक के दरमियान ये जो रिलेशनशिप है यूएस एंड चाइना के दरमियान, नीड्स टू बी मैनेज रिस्पॉन्सिबिली। तो उन्होंने कहा जरूरत है इस अमर की कि इसको मैनेज किया जाए बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप है और इसके असरात होंगे। इसलिए दोनों ममालिक के ताल्लुकात को है ना बड़ा जिम्मेदारी के साथ मैनेज किया जाना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ऐसे स्टेप्स ले रहा है अमेरिका जिस पे चाइना खुश नहीं है, और किस तरीके से है ना वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों बड़ी ताकतें कोएग्जिस्ट कर सकें। A series of provocative actions by the US suggests that it is intensifying its confrontation with China। उनका कई जो है ना सीरीज ऑफ प्रोवोकेटिव एक्शंस, ऐसे एक्शंस, ऐसे इकदाम जो क्या है इश्ताल दिलाने वाले हैं, और वो कई ऐसे इकदाम थे किसकी जानिब से, यूएस की जानिब से। वो ऐसा बताते हैं, इट इज़ इंटेंसिफाइंग इट्स कन्फ्रंटेशन विद चाइना, कि ये इंटेंसिफाई कर रहा है, शिद्दत लेके आ रहा है इसकी कन्फ्रंटेशन में। कन्फ्रंटेशन होती है जब आप दूसरे के साथ आप कह लें कि आपकी एक तरीके से जो है ना जारहाना रवैया है आपका, दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, क्लैश है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और क्लैश है इसमें क्या है, शिद्दत आ रही है चाइना के साथ, और ऐसे स्टेप्स लिए हैं इश्ताल दिलाने वाले यूएस की जानिब से, ठीक है। अच्छा, अब वो स्टेप्स बताएंगे कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिए हैं इश्ताल दिलाने वाले प्रोवोकेटिव स्टेप्स यूएस की जानिब से। अब उसमें शामिल है अनाउंसमेंट ऑफ $1 बिलियन आर्म्स पैकेज फॉर ताइवान, ठीक है। कॉमा लगा के बता रहे हैं कि एक तो ये ऐलान हुआ है $1 बिलियन आर्म पैकेज का, किसके लिए, ताइवान के लिए, ठीक है। और क्या है, ऑन द हील्स ऑफ कंट्रोवर्शियल विजिट्स बाय यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी एंड अदर कांग्रेशनल मेंबर्स टू ताइपे prompted an angry response from Beijing। ठीक है, अब अगर आप मेरे साथ रेगुलर हो तो हमने काफ़ी इसमें एडिटोरियल भी किया था कि जब इसने विजिट किया था यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ताइवान का, तो उस टाइम पे भी जो है ना बहुत ज़्यादा चाइना की जानिब से जो है ना वो इसकी मजम्मत की गई थी, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि भाई हमारा अपना मसला है, आप जो है ना यहाँ पे ना आओ, ठीक है। और काफ़ी मतलब उसको कहा गया था कि नापसंदगी का इजहार किया गया था, लेकिन फिर भी जो थी यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी वो वहाँ पे गई, ठीक है। एक तो उसका लोगों को गुस्सा था चाइना वालों को, और उसके बाद फौरन बात क्या हुआ, ऑन द हील्स ऑफ होता है फौरन किसी इवेंट के बाद, कि जब ये गई थी नैंसी पेलोसी तो उसके फौरन बाद हमें ये देखने को मिला $1 बिलियन आर्म्स पैकेज ताइवान के लिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और एक तो ऑन द हील्स ऑफ कंट्रोवर्शियल विजिट बाय यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी एंड अदर कांग्रेशनल मेंबर्स टू ताइपे, ठीक है। और एक तो ये गई थी नैंसी पेलोसी, और दूसरे जो कांग्रेशनल मेंबर्स थे वो गए थे ताइपे, ठीक है। प्रॉम्प्टेड होता है कि ये वजह बना, कॉज बना क्या होने की, एक एंग्री रिस्पॉन्स, कि बड़ा मतलब ज़ाहिर है इसमें गुस्से का इजहार किया
किसकी जानिब से? बीजिंग की जानिब से। ठीक है, तो ये स्टेप्स बता रहे हैं कि एक तो लोग इसी पे नाखुश थे, यूएस स्पीकर नैंसी पेलोसी वहाँ गई थी, और उसके बाद जो आर्म्स बिलियन डॉलर आर्म्स पैकेज था ताइवान के लिए, उस पे भी है ना चाइना ने गुस्से का इजहार किया अपने। ठीक है, अच्छा। China, China's foreign minister described Pelosi's visit as maniac and irresponsible, and Beijing warned relations would be seriously jeopardized by the arms sales. और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने थे, उन्होंने कहा कि जो पेलोसी का विजिट है वो बिल्कुल एक क्या है, एक बिल्कुल ऐसा था कि बगैर सोचे समझे उसने किया था, इरिस्पॉन्सिबल था, गैर जिम्मेदाराना था उसका जो विजिट था। ठीक है, बगैर सोचे समझे आप ये कोई काम कर लेते हो। और बीजिंग ने वार्न किया, खबरदार किया कि ताल्लुकात जो है ना वो बड़े जेपरडाइज होंगे, मुतासिर होंगे ये आर्म सेल जो बिलियन डॉलर पैकेज है उसकी वजह से। Washington also stepped up the tech war with fresh curbs on US exports of chip technology to Chinese companies. ठीक है, एक ये वाला मसला था ही, ये जो बिलियन डॉलर आर्म पैकेज था ताइवान के लिए। और दूसरा इन्होंने वाशिंगटन ने क्या किया, उसने बढ़ा दी अपनी टेक वॉर के फ्रेश कर्ब्स, फ्रेश आप कह लें रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां लगाई यूएस एक्सपोर्ट्स पे। किस चीज़ की? चिप टेक्नोलॉजी टू चाइनीज कंपनीज। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ? दिस लेड बीजिंग टू एक्यूज द यूएस ऑफ imposing a technological blockade out of an exaggerated notion of national security. और इसकी वजह से बीजिंग ने इल्ज़ाम लगाया यूएस पे कि जी आप लगा रहे हैं, नाफिज कर रहे हैं ज़बरदस्ती एक टेक्नोलॉजिकल ब्लॉकेड। किस हवाले से? कि आप बढ़ा चढ़ा के आप बयान कर रहे हैं ये नेशनल सिक्योरिटी, कि इसकी वजह से हम ये एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि उसकी आड़ में, नेशनल सिक्योरिटी के आड़ में लेके ये क्या कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजिकल ब्लॉकेट कर रहे हैं। तो वो ये बता रहे हैं किस तरीके से, एक तो वो बिलियन डॉलर आम पैकेज था, उसके अलावा जो एक्सपोर्ट थी चिप टेक्नोलॉजी की, तो उस पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई चाइनीज कंपनीज को। किसकी जानिब से? अमेरिका की जानिब से। अच्छा, अब उन्होंने कहा जी राइजिंग टेंशंस नाउ हैव द हॉलमार्क ऑफ अ न्यू कोल्ड वॉर। उन्होंने कहा ये बढ़ती हुई टेंशंस हैं, ठीक है, वो हॉलमार्क है, वो निशानी है किस चीज़ की? एक नई कोल्ड वॉर की। Despite the economic interdependence, the two global powers are locked in a dangerous confrontation. उनके बावजूद इसके क्या माशी तौर पर एक दूसरे के पे क्या है, इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं जो दोनों ग्लोबल पावर्स हैं, और वो क्या है, बिल्कुल गुत्थम गुत्ता है किस चीज़ में? एक डेंजरस कॉन्फ्रंटेशन में, एक बड़े खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट में। The US has embarked on a policy to contain China, while Beijing has made it evident that while it does not want a crisis, it will act assertively to protect its interests and counter American actions. अच्छा, अब यूएस जो है इज embarked on, embarked का मतलब होता है कि आपने एक क्या रास्ता इख्तियार किया हुआ है। तो इन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया हुआ है वो किस हवाले से है, क्या उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है कि ये पॉलिसी है कि वो कंटेन करे, काबू करे चाइना को, वाइल बीजिंग हैज मेड इट एविडेंट, जबकि बीजिंग ने बिल्कुल वाजे कर दिया है कि ये नहीं चाहता क्राइसिस, बहरान। लेकिन उसने कहा इट विल एक्ट असर्टिवली, कि वो एक्ट करेगा, जवाब देगा असर्टिवली। असर्टिवली का होता है कोई काम आप कॉन्फिडेंट वे में करो, बड़े इत्मीनान के साथ करो, और ये शो करो कि क्या है, आप किसी भी तरह खौफजदा नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि जी हम नहीं चाहते बहरान, चाइना ने ऐसा कहा, लेकिन हम क्या है असर्टिवली है ना वो एक्ट करेंगे, जवाब देंगे। क्या करने के लिए? टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट, अपने मफादात को की हिफाजत करने के लिए है ना, उसको हम क्या करेंगे, एक्ट करेंगे असर्टिवली एंड काउंटर अमेरिकन एक्शंस, और जो भी अमेरिका के एक्शंस होंगे उनका काउंटर करेंगे, उनका क्या है, जवाब देंगे। अच्छा, अब China ने और क्या किया? China's heightened military activity and exercises, including firing conventional missiles around Taiwan in response to US actions, has signaled it is prepared to mount military pressure on Taiwan. उन्होंने कहा चाइना ने अपनी मिलिट्री एक्टिविटी को मतलब उसे बढ़ा दिया, और जो एक्सरसाइजेस थी उसकी जिसमें शामिल था फायरिंग कन्वेंशनल मिसाइल्स, ठीक है, ताइवान के गिर्द, वो किस चीज़ के जवाब में था? ये यूएस एक्शंस थे उसके जवाब में था। और इसने इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि ये बिल्कुल तैयार है मिलिट्री प्रेशर बढ़ाने के लिए ताइवान पे। द यूएस फॉर इट्स पास्ट हैज़ बीन इंक्रीजिंग इट्स मिलिट्री प्रेजेंस देयर। और उन्होंने यूएस भी है ना वो अपनी बढ़ा रहा है मिलिट्री प्रेजेंस देयर वहाँ पे। ठीक है, अच्छा। अब ये थोड़ा इन्होंने बैकग्राउंड बता दिया। अब बाइडेन का ये बता रहे हैं, और फिर उससे कंपैरिजन करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से, कि बाइडेन के जो 2 साल ये सदारत का टाइम था उसमें क्या हुआ, ट्रंप ने क्या किया, और ये खासतौर पे चाइना रिलेशंस के साथ। इन्होंने कहा इन द 2 years ऑफ हिज प्रेसिडेंसी, अगर हम ये 2 सालों की बात करें, ये सदर रहा है, जो बाइडेन हैज परस्यूड अ हॉकिश लाइन ऑन चाइना। उन्होंने कहा इख्तियार की है जो बाइडेन ने एक हॉकिश लाइन क्या होती है, कि जब आप ये मेरे ख्याल में मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, अ, हाँ, ये यहाँ पे गलत हो गया। अच्छा, उसने कहा कि जी वो उसने हॉकिश लाइन ऑन चाइना इख्तियार किया, इसका मतलब होता है कि आप अ, उसको आप बढ़ावा दे रहे हो वॉर को, ठीक है? आप पीस की बात नहीं कर रहे। तो वहाँ पे उसने कहा कि ये 2 साल थे बाइडेन ने, उसने वॉर लाइक पॉलिसी को है ना, उसको क्या है एडवोकेट किया, उसको सपोर्ट किया है, और क्वाइट इंडिस्टिंग्विशेबल, इंडिस्टिंग्विशेबल होता है कि डिफरेंट ना हो। तो मतलब ये नहीं है कि जी ट्रंप और था, और ये जो है ना कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है बाइडेन। उसने कहा ये अगर हम इसका मुवाजना करें, अभी के जो 2 साल हैं बाइडेन के, और
इसके पीछे जो इससे प्रेडिसेसर था, इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप था, वो दोनों के जो है ना, आप कह लें कि जिस तरीके से उन्होंने चाइना के साथ ताल्लुकात उभा रखे हैं, वो क्या है, इंडिस्टिंग्विशेबल है, यानी हम फ़र्क नहीं कर सकते, एक जैसा रखा है। और हॉकिश ये रखा है, वॉर लाइक, वो उसको आप कह लेना कि जी वॉर के आइडिया को सपोर्ट किया इसने, ठीक है। अच्छा, और उसमें उन्होंने कहा ये बिल्कुल इंडिस्टिंग्विशेबल है, अगर हम प्रेडिसेसर डोनाल्ड ट्रंप से की अप्रोच से मुकाबला करें, दैट सॉ द यूएस इम्पोज वाइड रेंजिंग ट्रेड टैरिफ्स ऑन चाइनीज एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो उस टाइम पे भी जो था ना, ट्रंप, उसने इम्पोज किया था, नाफिज किया था एक बड़े पैमाने पे ट्रेड टैरिफ, किस पे, चाइनीज एक्सपोर्ट्स पे। फिर उसने किया था डिप्लॉय बिलिजरेंट रेटरिक, और वहां पे उसने इख्तियार किया एक बड़े हॉस्टाइल जारहाना बयानबाजी भी उस टाइम पे हमें देखने को मिली, और उसने लिए ऐसे एक्शंस, ऐसे इकदाम सीन एज प्रोवोकेशंस बाय बीजिंग, जिसको बीजिंग की जानिब से एक इश्ताल पे मबनी इकदाम के तौर पे देखा गया, ठीक है। तो ये मतलब ये बता रहे हैं कि ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया बाइडन के आने से। बाइडन भी और इससे पहले जो ट्रंप भी था ना, वो इसके अगेंस्ट जाते थे, क्योंकि बेसिकली आपने वहाँ पे करना हो ना, तो बेसिकली अपने वोटर्स को ये दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई हम क्या है, चाइना के बहुत अगेंस्ट हैं। अच्छा, आई कह रहे हैं कि जी this hardline policy has been driven by Washington's growing fear of rival superpowers' increasing economic, military, and technological power seen as a threat to US dominance. और ये जो हार्डलाइन पॉलिसी है, एक बिल्कुल ऐसा स्टैंस जिसका है, बड़ी रिजिड किस्म की पॉलिसी है, वो किसकी वजह से हमें देखने को मिली कि ये वाशिंगटन का बढ़ता हुआ खौफ है कि ये हमारा जो राइवल है, हमारा हरीफ है, इसकी सुपर पावर की बढ़ती हुई माशी, मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल पावर है, सीन एज अ थ्रेट टू यूएस डोमिनेंस। और इसको देखा जाता है कि भाई ये थ्रेट है, खतरा है यूएस डोमिनेंस को। कहते हैं कि भाई अगर ये चाइना आगे निकल गया तो क्या है, हमें पीछे छोड़ देगा। तो ये खतरा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि ट्रंप भी और उसके बाद आने वाला बाइडन भी है ना, किस तरह इन्होंने बड़ा आप कह लें जी हॉकिश लाइन, हॉकिश जो है ना, वो अपना अप्रोच रखी है इस पे चाइना के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा जी Biden's stance also reflects political consensus in the US. It views China not just as a competitor but an adversary to be contained. वही बात जो मैंने आपको पहले कही कि बाइडेन का जो स्टांस है किस हवाले से, वो ये बताता है कि जो पॉलिटिकल कंसेंसस है यूएस में, यो देखता है चाइना को किस तरह एक कंपटीटर के तौर पे नहीं, हरीफ के तौर पे नहीं, बट एन एडवर्सरी एडवर्सरी टू बी कंटेन्ड, बल्कि वो एक मुखालिफ के तौर पे देखा जाता है चाइना, जिसको क्या है, कंटेन करने की जरूरत है। दी upcoming midterm congressional elections may be an added factor in Biden administration's combative stance to make the Democratic Party look tough on China. अच्छा, एक और बात जो मैं आपको बताई थी कि जी आने वाले मिड टर्म कांग्रेशनल इलेक्शंस हैं, वो भी क्या है, एक एडिड फैक्टर हो सकता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बड़ा यह है ना जारहाना रवैया इख्तियार किया हुआ है, कि ताकि वो ये दिखा सकें, और डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, वो लगे कि जी बड़ा इन्होंने टफ स्टांस लिया है चाइना पे, ठीक है। तो इसलिए भी उन्होंने कहा कि जी इस तरह ये हमें इस तरह की जो ऐसे इकदाम देखने को मिल रहे हैं, जो चाइना के नज़दीक भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव है, इश्तियाल दिलाने वाले हैं, ठीक है। बाकी ये दो लाइनें से मैंने आपको कहा था सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हाईलाइट की हुई हैं, पूरे ओपिनियन की दो लाइनें करती हैं कि जी ये दोनों के आपस में ताल्लुकात हैं, ठीक है, उनको मैनेज किया जाना रिस्पॉन्सिबली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा जी tensions over Taiwan have been taking a perilous course. Chinese leaders have repeatedly warned Washington of a tough response if Beijing's red line is crossed. उन्होंने कहा ये टेंशन लेके किसको, ताइवान को, वो बड़ा एक डेंजरस जो है ना, वो रास्ता इख्तियार कर रही है, राह इख्तियार कर रही है। चाइनीज लीडर्स हैं, उन्होंने बारहा खबरदार किया है वाशिंगटन को कि जी आप बड़ा सख्त आपको जवाब मिलेगा अगर बीजिंग की रेड लाइन क्रॉस की गई। रेड लाइन क्या होती है, एक लिमिट आप कह लो कि भी इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करना, क्योंकि ये ताइवान को कहते हैं कि भाई हमारा हिस्सा है, वन चाइना पॉलिसी पे आप अमल करें, आप उसको अलग ना लेके जाएं ना ताइवान को, वो हमारा इशू है, हमारा इंसेपरेबल पार्ट है। तो उन्होंने कहा ये जो बीजिंग की रेड लाइन है, तो उन्होंने कहा इसको अगर क्रॉस किया गया तो क्या है, टफ रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और उसमें क्या हो सकता है कि जी इंकरेजिंग सेपरेटिस्ट फोर्सेस टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस ऑफ ताइवान, तो उसमें ऐसे स्टेप्स हैं कि हो सकता है कि जी अमेरिका कोशिश करे कि जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं उनको इंकरेज करे कि जी ताइवान की आज़ादी की जानिब, विच चाइना रिगार्ड्स एन एज एन एलिएनेबल पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरीज, क्योंकि जो चाइना है वो समझता है ताइवान जो है वो इन एलिएनेबल पार्ट है इसकी टेरिटरीज का, यानी कि क्या है, इससे इसे जुदा नहीं किया जा सकता। The US insists its one China policy remains unchanged, but Beijing sees willful violation. अच्छा, अब यूएस जो है ना इस बात पे जोर देता है कि जो वन चाइना पॉलिसी है वो अनचेंज्ड है, ठीक है, मतलब उसमें हम नहीं डाल रहे किसी भी किस्म की रुकावट नहीं डाल रहे, लेकिन बीजिंग जो है ना वो बिल्कुल विलफुल वायलेशन देखता है, जानबूझ के वायलेशन देखता है, कि एक तरफ आप कहते हो कि जी हम वन चाइना पॉलिसी उस पर बिलीव करते हैं, और दूसरी तरफ जो है ना आप इस तरह की कोशिशें करो
कि वहाँ पे अगर आप इनके लीडर्स को भी देखें, उन्होंने कहा कि जी अगर कोई इसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ, आगे हम जाके देखेंगे ताइवान का, तो हम क्या है ताइवान का साथ देंगे। तो ताइवान जिसे ये अपना एलिनेबल पार्ट समझता है, तो उस हवाले से इन्होंने कहा कि ये हमारी रेड लाइन है, इसको आप क्रॉस मत करें। अच्छा, currently, meanwhile, the American officials continue to voice opposition to unilateral efforts to change the status quo or undermine peace and stability across the Taiwan Strait. और उन्होंने कहा जी जो अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जारी रखा हुआ है कि वो मुखालफत कर रहे हैं, ये यूनिलैटरल एफर्ट्स की जा रही हैं ताकि स्टेटस को चेंज किया जा सके और अंडरमाइन किया जा सके पीस एंड स्टेबिलिटी कहाँ पे, अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट। अच्छा, ड्यूरिंग इज विजिट टू जापान इन मई, अच्छा अब ये इसने मई में जब जापान विजिट किया, तो बाइडन ने क्या किया, बाइडन डिक्लेयर्ड ही वुड बी विलिंग टू यूज मिलिट्री फोर्स टू डिफेंड ताइवान इफ इट वाज इन्वेडेड बाय चाइना। अच्छा अब ये देखें, ये वो बात कर रहे हैं कि किस तरह बाइडन ने कहा था कि जी वो मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार है, डिफेंड करने के लिए ताइवान को, अगर उसको पे हमला किया गया चाइना की जानिब से। ठीक है, तो एक तरफ अमेरिका कहता है कि हाँ जी हम वन चाइना पॉलिसी पे है ना वो यकीन रखते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जी अगर ताइवान पे हमला किया गया तो हम क्या है इसको मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करेंगे ताइवान को डिफेंड करने के लिए। ठीक है, दिस एवोक्ड स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन फ्रॉम बीजिंग दैट अक्यूज्ड बाइडेन ऑफ प्लेइंग विद फायर। और इस पे ज़ाहिर है बड़े मजम्मत देखने को मिली बीजिंग की जानिब से, इसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया बाइडेन पे कि जी वो क्या कर रहा है, प्ले विद फायर कर रहा है, यानी कि एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक राह इख्तियार कर रहा है। ठीक है, अच्छा Hamingaji opinions is divided among experts who are whether present tensions can escalate and eventually result in military conflict between the US and China. अच्छा सारी एग्जांपल्स देखेंगे यूएस क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा ओपिनियन बड़ा डिवाइडेड है, लोग इस बात पे तकसीम है कि भाई क्या एक्सपर्ट्स ये बात कहते हैं कि क्या जो अभी मौजूदा सूरत हाल चल रही है, टेंशन चल रही है, वो बढ़ के क्या है वो आखिरकार नतीजे बन सकती है एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की, किसके दरमियान, यूएस और चाइना के दरमियान। Several former American officials and Western analysts warn against such an outcome. और कई अमेरिकन officials हैं, Western analysts हैं, वो क्या है खबरदार करते हैं इस तरह के आउटकम के खिलाफ। Henry Kissinger, for one, has cautioned the Biden administration against endless confrontations and letting domestic politics overshadow the importance of understanding the permanence of China. उन्होंने कहा हेनरी किसिंजर है ना, उन्होंने खबरदार किया है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये आप एंडलेस कन्फ्रंटेशन है इससे बाज रहें, और क्या है और क्या हो रहा है कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो ओवरशैडो कर रही है इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द परमानेंस ऑफ चाइना, यानी क्या जो अहमियत है ये समझने की कि भाई एक चाइना एक लाजमी जुज है, अब आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे उस पर उन्होंने हेनरी किसिंजर जो है ना उन्होंने इस चीज़ पे खबरदार किया है। ठीक है, अच्छा He warned that the two can drift into conflict which will produce a catastrophe on the scale of World War One. उन्होंने कहा इस बात पे उसने खबरदार किया कि दोनों जो ममालिक हैं वो क्या है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा तबाही का बायस बनेगा, और किस स्केल पे होगा कि जिस तरह वर्ल्ड वॉर वन थी उस स्केल पे। Former Australian Prime Minister Kevin Rudd also believes any conflict would be disastrous। और जो साबिक ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर केविन रड, उन्होंने भी कहा कि जी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो क्या होगा, डिजास्टर्स होगा, तबाहकुन होगा। In his book, The Avoidable War, published earlier this year, he makes the case for managed strategic competition between the two superpowers and says that evolving a joint strategic framework might help them find a way to coexist without compromising their fundamental interests and thus avoid the risk of war. अच्छा, अब इसकी जो बुक थी अवॉइडेबल वॉर, जो इस साल के शुरू में पब्लिश हुई है, उसमें उसने क्या केस डिस्कस किया है, उसने कहा है कि जी कि किस तरीके से है ना ही मेक्स अ केस फॉर मैनेज स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, किस तरह मैनेज करें स्ट्रेटेजिक कंपटीशन किसके दरमियान, दो सुपर पावर्स के दरमियान। और कहता है कि जी एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बनाना वो मदद कर सकता है एक हल तलाश करने में कि दोनों क्या है, दोनों जो सुपर पावर्स हैं वो कोएग्जिस्ट कर सकें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट, के वो उनको क्या है कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े फंडामेंटल इंटरेस्ट पे, और दस अवॉइड द रिस्क ऑफ वॉर। और उन्होंने कहा जो प्रिवेंट हो जाएगा, दूर हो जाएगा जो रिस्क ऑफ वॉर भी है। लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या कहा अपनी बुक में, उसने कहा कि जी हमें एक तो इधर मैनेज्ड स्ट्रेटेजिक कंपटीशन की तरफ जाना होगा इन सुपर पावर्स के दरमियान, और हमें इवॉल्व करना होगा जॉइंट स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। ठीक है, अच्छा Kennedy, Ian Bremmer offers a compelling argument that a US-China collision with other countries expected to choose sides would prevent the world from addressing the three impending global crises: pandemic, climate emergency, and life-altering disruptive technology. अच्छा, Ian Bremmer ये है ना वो एक आर्गुमेंट ये देते हैं कि यूएस-चाइना जो अगर तसादुम होता है तो और उसमें जो दूसरे ममालिक हैं वो एक्सपेक्टेड ऐसी उम्मीद है कि क्या वो चूज़ करेंगे साइड्स, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये दो ममालिक लड़ेंगे तो जो कुछ चाइना के साथ हो जाएंगे, कुछ अमेरिका के साथ होंगे, तो उन्होंने कहा उसकी वजह से वो क्या है वो रोक देगा वर्ल्ड को कि आप इन इश्यूज पे
डील करें और क्या है मतलब और वो कौन से 3 इश्यूज़ हैं जिस पे है ना वो बात नहीं हो सकेगी अगर ये कॉन्फ्लिक्ट होता है और जो दूसरे ममालिक हैं वो कोई ममालिक एक के साथ हो जाएगा, कोई दूसरे के साथ हो जाएगा, तो ये 3 इश्यूज़ हैं जिसपे उन्होंने बयान किए हैं। उसमें एक पैंडेमिक्स है, ठीक है, दूसरा क्लाइमेट इमरजेंसी है और तीसरा हमारे पास लाइफ अल्टरिंग डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। तो इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जा सकेगा अगर जो है ना हमारे पास यहाँ पे एक कोलिजन की तरफ जाता है यूएस चाइना। अच्छा, अ कोल्ड वॉर ही रीजंस इन हिज न्यू बुक द पावर ऑफ क्राइसिस इज नॉट इनएविटेबल। अच्छा, उन्होंने कहा ये कोल्ड वॉर है ना वो ऐसे रीजन देते हैं अपनी न्यू बुक में पावर ऑफ क्राइसिस में। उसने कहा ये क्या इनएविटेबल नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि इसे बचा ना जा सकता हो, ठीक है। The partnership between rival powers who engage in well-coordinated competition could help meet the world's most pressing challenges। उन्होंने कहा एक पार्टनरशिप अगर हो दोनों राइवल पावर्स के दरमियान जो इंगेज करें वेल कोऑर्डिनेटेड कंपटीशन में, वो मदद कर सकता है कि ये दुनिया के सबसे ज़्यादा जो प्रेसिंग चैलेंजेस हैं उनको क्या है मीट करने से, यानी कि क्या है जो भी चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करने से, ठीक है। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी these hopeful scenarios are not yet playing out in the Sino-US relations। लेकिन उनका ये ऐसे hopeful scenarios जिस तरह ऊपर बताया गया है कि भाई ये कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको ना खोएं, लेकिन क्या है फिर भी आप कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा ऐसे होपफुल सिनारियोज जो है ना वो हमें नजर नहीं आते साइनो यूएस रिलेशंस में। इफ एनीथिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ de-escalation of tensions and stabilization of ties have not materialized। लेकिन उन्होंने कहा अगर हम बात करें जो उम्मीद है कि जी टेंशन में डिस्कलेशन होगी, कमी देखने को मिलेगी और इस्तेकाम होगा ताल्लुकात में, वो क्या है मटेरियलाइज नहीं हुए, ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, अब ये जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ऑकस और कॉर्ड का आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे बता रहे हैं किस तरीके से अमेरिका ये है ना चाइना को कमजोर करने के लिए क्या कर रहा है। उनका डेवलपमेंट्स पॉइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। लास्ट ईयर द यूएस forged a new trilateral security pact with the यूके एंड ऑस्ट्रेलिया नेम्ड ऑकस। ठीक है, ये ऑकस है, इसको आपको सारा पता होना चाहिए कौन से ममालिक थे, क्यों हुई थी, क्या इसका मकासद थे। तो ऑकस के वाले से बात करें कि इसका एम क्या था, मकसद क्या था कि बढ़ाया जाए ऑस्ट्रेलिया की नेवल पावर, किस तरह न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से ये है ना इसकी पावर बढ़ाई जाए, और ताकि इससे क्या होगा काउंटर किया जाएगा चाइना के मिलिट्री एसेंडेंसी, और चाइना की मिलिट्री एसेंडेंसी या बढ़तरी है कहाँ पे, वेस्टर्न पैसिफिक में, ठीक है। तो एक तो ये आपको ऑकस, इसको डिटेल से आप पढ़ें जाके, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है अभी हम आगे क्वाड का करेंगे तो वो भी देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट्स न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन implications, this further reinforced Beijing's mind that Biden had embarked on a strategy to contain China। उन्होंने कहा जी ये जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इम्प्लीकेशंस हैं उसके अलावा जो है ना इस चीज़ ने और रीइंफोर्स कर दिया, इस बात साबित कर दी बीजिंग के माइंड में, उसके दिमाग में, कि बाइडन ने एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार कर ली है और जो स्ट्रेटजी या हिकमत अमली है कि कंटेन करे चाइना को, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है ऑकस के बाद जो मतलब नहीं चाइना एक्सपेक्ट कर सकता था कि ये हमसे क्या है मतलब हमारे साथ को एग्जिस्ट करने की पोजीशन में हैं, जिस तरीके से वो उसको दूसरे ममालिक को उनके खिलाफ ला के खड़ा कर रहा था इसके चाइना के अगेंस्ट। अच्छा, और हाल ही में क्या हुआ है, मोर रिसेंटली बाइडेन्स 5 नेशन मे ट्रिप टू एशिया वाज डिजाइन्ड टू सीमेंट द एंटी चाइना कोalition as well as offer so called Indo-Pacific states an ostensible alternative to this close trade and investment ties with China। ठीक है, ये मई में 5 नेशन ये ट्रिप था एशिया का, ठीक है, वो भी इसीलिए था कि मजबूत किया जा सके एंटी चाइना कोalition को, और साथ ही साथ जो है ना वो ऑफर किया जा सके इंडो पैसिफिक स्टेट्स को एक अल्टरनेटिव के तौर पे, मतबादल के तौर पे, कि जो उनके क्लो जो इनके आप कह लेना ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइज है चाइना से, उसके मुतबादल के तौर पे जो है ना ये देखा गया कोएलिशन यहाँ पे फॉर्म किया गया। अच्छा, अभी कह रहे हैं जी द सेकंड इन पर्सन मीटिंग ऑफ क्वाड कंट्रीज। उन्होंने कहा सेकंड इन पर्सन जो मीटिंग थी किसकी, क्वाड कंट्रीज की। क्वाड कंट्रीज में कौन है, यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया है। ऑल्सो टुक प्लेस इन टोक्यो इन मई। तो ये भी हमारे पास जो है ना क्वाड कब हुआ, मई में हुआ। तो क्वाड वाज रेसिस्टेटेड विद एक्सप्रेस पर्पस ऑफ काउंटरिंग चाइना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि वो क्वाड था वो उसको दोबारा बहाल किया गया, किस वजह से, उसका वाहिद मेन पर्पस था वो ये था किस तरह काउंटर करना है चाइना को, ठीक है। Acha, the statement issued after the summit did not name China, but the reference was clear when it declared resistance to any coercive, provocative, or unilateral actions that seek to change the status quo in the Indo-Pacific। और जो स्टेटमेंट थी इशू की गई समिट के बाद, उसमें चाइना का एक्सप्रेसली नाम नहीं लिया गया, लेकिन जो रेफरेंस जो था बिल्कुल क्लियर था जब उसमें डिक्लेयर किया गया जो कि रेजिस्टेंस शो की जाएगी, कोई भी ज़बरदस्ती, प्रोवोकेटिव और यूनिलैटरल अगर एक्शन लिया गया जो
क्या कुछ करेगा, चेंज करेगा स्टेटस क्वो पे इंडो पैसिफिक में. Similarly, the announcement that Quad nations would invest over $50 billion in developing infrastructure in Asia Pacific region was also aimed at offsetting China's growing influence. और इसके अलावा उन्होंने कहा, जो अनाउंसमेंट की गई क्वाड नेशंस की जानिब से कि जी वो इन्वेस्ट करेंगे $50 बिलियन से ज़्यादा क्या करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में एशिया पैसिफिक रीजन में. उसका मकसद भी यही था कि जो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, असर है, उसको क्या है, ज़ायल किया जा सके. अच्छा, उन्होंने कहा जी अभी हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो एक मीटिंग है चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट बाइडेन के दरमियान, वो ऐसा ऐसी उम्मीद है कि होगी साइडलाइंस में G20 समिट की, कहाँ पे, इंडोनेशिया में, इन नवंबर. ठीक है, नवंबर में इन दोनों की मीटिंग होगी. दिस विल बी देयर फर्स्ट फेस टू फेस इनकाउंटर, और ये क्या है, पहली इनकी फर्स्ट फेस टू फेस इनकाउंटर होगा. Their previous conversations by phone or video have helped clarify their positions and sought to build what Biden called guardrails to prevent an inadvertent drift into conflict. और इससे पहले इनकी आपस में बातचीत हुई है फ़ोन कॉल के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए, उसने मदद की थी बिल्कुल वाज़ेह करने के लिए इनकी पोजीशंस को. और क्या कोशिश की गई थी कि रोका जा सके एक इनएडवर्टेंट ड्रिफ्ट किस तरफ, कॉन्फ्लिक्ट की तरफ. ठीक है, तो उन्होंने कहा जो ज़ुबानी वीडियो फ़ोन पे बातचीत हुई थी, उसने तो रोका था कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाने से, लेकिन ये इनकी पहली फेस टू फेस एनकाउंटर होगा नवंबर में. बट दे डिड नॉट प्रोड्यूस अ लास्टिंग थॉ इन देयर फ्रॉस्टी टाइज. ठीक है, लेकिन ठीक है, उन्होंने कहा बातचीत हुई थी, लेकिन हमें कोई लास्टिंग थॉ, कोई लास्टिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप्स नहीं देखने को मिले थे इनके और सदमहरी के आपस में ताल्लुकात हैं. ठीक है, whether the meeting whether the meeting in Bali can help stabilize trading relations is yet to be determined, as both global powers do not want any military collision. और उन्होंने कहा क्या जो मीटिंग होगी बाली में वो मुस्तहकम कर सकेगी, और दोनों के खराब ताल्लुकात हैं वो अभी भी इसका तयन किया जाना बाकी है, क्योंकि दोनों जो ग्लोबल पावर्स हैं वो नहीं चाहती मिलिट्री तसादुम. What is apparent is the need for the world's most consequential relationship to be managed responsibly to avert a breakdown, even conflict. और अगर जिस चीज़ की अब ये चीज़ बिल्कुल ज़ाहिर है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है कि सबसे दुनिया का कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप है, यानी कि जिसके बहुत ज़्यादा जो है ना वो असरात होंगे इसके ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर, कि उसको कैसे मैनेज करना है रिस्पॉन्सिबली, ताकि प्रिवेंट किया जा सके ब्रेकडाउन या कॉन्फ्लिक्ट को. द फ्यूचर कोर्स ऑफ साइनो यूएस रिलेशंस हैज़ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस. उन्होंने कहा, जो फ्यूचर कोर्स है साइनो यूएस रिलेशंस का, उसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, और किस तरह डील करना है रेंज ऑफ शेयर चैलेंजेस. तो इसलिए उन्होंने कहा जी जो ताल्लुकात हैं साइनो यूएस रिलेशंस के, वो बहुत ज़्यादा उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस पूरी चीज़ों के लिए, ये इकोनॉमी के लिए, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए, और किस तरह डील करना है रेंज ऑफ शेयर चैलेंजेस के लिए. तो उस हवाले से उन्होंने बात पूरे, अगर हम ओपिनियन को सम अप करें, कि दोनों के ताल्लुकात हैं बड़े जो है इसके मतलब दूरस असरात होंगे कि क्या मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है या को एग्जिस्ट करते हैं. तो उस हवाले से हमारा ये पूरा ओपिनियन था. बाकी जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ऑकस और क्वाड है, उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा. बाकी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन करना हो, जहाँ हम रात डेली वीडियो शेयर करते हैं, इसके अलावा पीडीएफ्स वगैरह होते हैं, तो आप 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके पिछले दिन का सैम्पल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं. और ₹200 ईजी पैसा बंद में हमारा CSSPMS से मुतालिक ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.